अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। ओवरहेड्स का एक सवाल दिया था, करना चाहिए था, किया भी होगा, मसले भी होंगे। नहीं होने चाहिए था। जिन्होंने किया ऑटम 9, कुछ तो पूछना होगा, कुछ भी नहीं पूछना। ऑटम 9 से कुछ भी नहीं पूछना। चले मैं पूछ लेता हूं फिर। हर पीडी का ओ ए आर अलग अलग होता है। जब हर पीडी का ओ ए आर अलग होता है तो उसका मतलब है हर पीडी के अप्लाइड भी अलग अलग होंगे, और जब अप्लाइड अलग अलग होंगे तो अंडर ओवर अप्लाइड भी अलग अलग होंगे। इसलिए हर पीडी के एक्चुअल ओवरहेड्स भी थे, तो एक पार्ट में उन एक्चुअल को बांट दिया, और पार्ट बी में अंडर ओवर अप्लाइड पूछा था, तो उसके लिए हर पीडी का पहले ओ ए आर निकालना पड़ेगा, और उसके लिए टेबल से बजटेड डाटा को चुनना पड़ेगा। जहां जहां भी वर्ड बजटेड लिखा है उसको डाटा को चुनेंगे, उससे ओ ए आर निकलेगा। फिर उस ओ ए आर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल से तो अप्लाइड निकलेगा, और फिर पार्ट ए के आंसर से कंपेयर करेंगे तो अंडर ओवर अप्लाइड निकलेगा। और आपने इसमें कुछ पूछना है तो पूछें। चलो कुछ नहीं पूछना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का फिर से एक रीकैप। जो पिछले चैप्टर में सारे ओवरहेड्स थे, उन ओवरहेड्स का पहले कोई बराह रास्त प्रोडक्ट से लिंक नहीं बनाया करते थे। ओवरहेड्स को बांटते थे डिपार्टमेंट्स में, और फिर डिपार्टमेंट के टोटल्स को प्रोडक्ट में ले जाना है तो ले जाते थे। ये पिछला चैप्टर था, इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कह सकते हैं, या कल वाले सवाल में एक ट्रेडिशनल फुल कॉस्ट अप्रोच लिखा हुआ था, वो भी यही है जो कल सवाल इलस्ट्रेशन 2 की थी, 3 2 पता नहीं, दोनों ही। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये है कि हर खर्चे की कोई ना कोई ड्राइवर है, हर खर्चे का कोई ना कोई ड्राइवर है, यानी कोई ना कोई एक्टिविटी है जो उस खर्चे को ड्राइव कर रही है। तो हर ड्राइवर यानी हर एक्टिविटी के हिसाब से उन खर्चों को अलग अलग बराह रास्त प्रोडक्ट्स में बांटना, ये एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है। दोबारा, पहले सारे ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट में बांटते थे, फिर उन डिपार्टमेंट्स के टोटल को प्रोडक्ट्स में लाते थे। हर खर्चे का बराह रास्त प्रोडक्ट से ताल्लुक नहीं बन रहा था, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच यह है, इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या एबीसी भी कहते हैं, कि हर खर्चे का कोई अलग ड्राइवर है। किसी खर्चे का ताल्लुक मशीन आर्ट से हो सकता है, किसी खर्चे का ताल्लुक नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर से हो सकता है। तो हर खर्चे को उसका ड्राइवर इस्तेमाल करके, यानी एक्टिविटी इस्तेमाल करके प्रोडक्ट में अलग अलग बांटा जाए, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और इसमें सवाल करने का तरीका, हर खर्चे का उसके ड्राइवर के हिसाब से रेट निकालेंगे और फिर उस रेट को यूज करेंगे। बस यही है चैप्टर। हर खर्चे का एक रेट निकलेगा, कल दोनों सालों में यही किया था। हर खर्चे का एक रेट निकलेगा और फिर उस रेट को यूज करके प्रोडक्ट की कॉस्ट तक पहुंचाएंगे। जो मैंने पहला सवाल किया था ना, वो एहसन एंटरप्राइजेस का, बगैर समझाए होना, उसमें भी ऐसे ही चाहिए था कि सारे खर्चों का पहले रेट निकलता, और फिर वो रेट निकालने के बाद कल वाले सवाल की तरह हर प्रोडक्ट का अलग अलग कॉलम आ जाता। लेकिन वो मैंने इस तरीके से इसलिए नहीं बताया था कि मैं आपको बस दोनों चैप्टर कनेक्ट करना चाह रहा था, कि जैसे पहले चैप्टर करते थे ये भी वैसे ही है, बस वहां डिपार्टमेंट्स में बांटना होता था, यहां प्रोडक्ट्स में बांटना होता। एक सवाल और कराता हूं और बस फिर चैप्टर बहुत है, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं शुरू। है जी, कोई आवाज आई थी वहां से, किसी पूछा कोई सवाल या ऐसी जज्बात का इजहार? हाँ, समझ नहीं आ रही। फिर स्प्रिंग 24 पे आ जाए। स्प्रिंग 24, ये मैंने किसी दौर में पेपर शेयर किया होगा, इसका मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल करवाया था।
ये जी स्प्रिंग 24 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 6 था, शाहिद पाकिस्तान लिमिटेड। स्प्रिंग 24 अटेम्प्ट में क्वेश्चन 6 था। स्प्रिंग 24 होगा यार सवाल, ये मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कराया था एक दफा। क्वेश्चन 6 है, उसमें शाहिद पाकिस्तान लिमिटेड। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। किसी को सवाल ही ना मिला हो अभी तक। स्प्रिंग 24 क्वेश्चन 6। अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होना चाहिए था। चलें, पढ़ लिया होगा। 3 प्रोडक्ट्स हैं और अच्छा, ये कैसे पता है इस चैप्टर का सवाल है? लिखा हुआ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लिखा हुआ, इंशाल्लाह लिखा होता। ओवरहेड्स हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट्स नहीं है। जवाब दे रहा हूं, ओवरहेड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं एक से ज्यादा, और डिपार्टमेंट्स नहीं है। पहला टेबल क्या है जी? तीनों प्रोडक्ट्स की कुछ इंफॉर्मेशन है, यूनिट्स हैं, उनकी मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग खर्चे सारे बताए हुए हैं।
और बजटेड डाटा है। हाँ जी, नहीं एक्चुअल है तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक्चुअल सही। उसके बाद नीचे पैराग्राफ में दिखा है कि पहले हम लोग एफओएच का टोटल लेबर आवर्स की रेशो में बांट दिया करते थे और सेल्स के खर्चों को सेल्स के यूनिट्स की रेशो में बांट दिया करते थे। लेकिन मैनेजमेंट ने सोचा है कि अब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे चलते हैं और फॉलोइंग फिर आपको कुछ और डाटा दिया हुआ है। और वो जो ऊपर इनकम स्टेटमेंट नहीं, ऊपर की जो इंफॉर्मेशन है उसमें देखें फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल कितना आ रहा है, पहला टेबल 184। और ये प्रोडक्ट्स में कैसे बटा हुआ है, लेबर आवर्स में। पहले वो ऐसे ही किया करते थे, लेकिन अब मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि इस टोटल 184 को बांटने की बजाय हर खर्चा अलग अलग बटेगा। तो वो हर खर्चा है कौन सा, तो 184 का देखिए तीसरे टेबल में ब्रेकअप दिया हुआ है। ये वही 184 है जो ऊपर वाले टेबल में टोटल कॉलम में लिखा हुआ है। अब उस 184 को तोड़ के बताया कि इसमें खर्चे हैं कौन कौन से। और इसी तरह ऊपर जो सेलिंग खर्चे हैं 144, पहले किस रेशियो में बांटते थे, सेल्स वॉल्यूम। इसको भी अब मैनेजमेंट ने सोचा है कि एक्टिविटी बेस्ड बांटें। तो इस 144 में क्या क्या शामिल है ये तीसरे टेबल में ब्रेकअप बताया हुआ है। तो पहला टेबल है जो अभी इस वक्त हमारा तरीका है उसके मुताबिक गुजरे हुए साल की इंफॉर्मेशन, और दूसरा और तीसरा टेबल है कि अब हम एक्टिविटी बेस्ड पे जाना चाहें तो उसकी सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। ये 3 टेबल, और इसमें और पिछले सवालों में फर्क ही आ गया। जो कल किए थे उनमें अगर आपको खर्चे की अंग्रेजी नहीं भी समझ आ रही थी, उसका ड्राइवर साथ ही बैठा हुआ था। तो अब आपको ड्राइवर खुद ढूंढने पड़ेंगे। चले ढूंढ लेंगे। और रिक्वायरमेंट क्या है, कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। यानी कल जो लेसन 2 की थी, 3 प्रोडक्ट्स में से हर एक की अलग अलग इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। और कंपेयर किसको, कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर, यानी एग्जिस्टिंग जो ऊपर टेबल दिया हुआ है उसके मुताबिक प्रॉफिट निकाल दें और एक्टिविटी बेस्ड पे दोबारा करके फिर प्रॉफिट निकाल दें, और इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर इस सवाल में यह लिखा होता ना कि कंपेयर एंड डिस्कस, तो थोड़ी सी अंग्रेजी भी लिख देते। अभी कहा है सिर्फ कंपेयर, तो बस सिर्फ कंपेयर ही करना है, यानी दोनों प्रॉफिट निकालने। तो एक प्रोडक्ट के लिए मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, बाकी के लिए आप अभी करेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे आप। तो सवाल को करने के लिए हमें हर एक्टिविटी, हर खर्चे का रेट निकालना पड़ेगा। और नहीं स्प्रिंग, अल्लाह खैर करे कि मैं ऑटम 24 बोर्ड पे कर रहा हूं और आप बैठे हो। नहीं, स्प्रिंग 24, स्प्रिंग ऑटम नहीं, स्प्रिंग 24। और इसमें था ये क्वेश्चन 6। हर प्रोडक्ट कल भी जैसे किया था, हर प्रोडक्ट की हेडिंग डाल के ना अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, इससे सवाल कंट्रोल में रहता है। उससे पहले हर खर्चे का रेट बना लेते हैं। लेकिन अब मैं इसको OAR नहीं बोलूंगा क्योंकि एक्चुअल डाटा है, बस वैसे कह देता हूं रेट फॉर ईच एक्सपेंस। हर खर्चे का रेट बना लेते हैं। पहला खर्चा क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मशीन की। तो अब आपको साथ ड्राइवर बैठा नजर नहीं आ रहा, अब खुद ढूंढना पड़ेगा। तो मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस पूरे अवेलेबल डाटा में से इसका कौन सा ड्राइवर बना लें, मशीन आवर्स। कितना है रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, कितना 27 मिलियन डिवाइडेड बाय, हाँ जी डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स ना, तो टोटल तो है नहीं, है टोटल। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको यहां छोड़ के इसकी पहले टोटल ड्राइवर निकाल लेते हैं, यानी ये वर्किंग साथ साथ चला लेंगे, ये भी बनाते जाएंगे और इनके ड्राइवर्स भी साथ निकालने पड़ेंगे। उसका ड्राइवर कौन है, मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स आपको सवाल में क्या और कहां इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दूसरे टेबल में मशीन आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं तीनों के। तो हमने तो टोटल तक पहुंचना है, तो यूनिट से मल्टीप्लाई करके इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो पहले के कितने हैं 0.18 और उसके यूनिट्स 50,000, दूसरे के 0.3 इंटू 40,000 और तीसरे के 0.5 इंटू 30,000 जी 36,000 आवर्स। ये इसका ड्राइवर आ गया।
तो रिपेयर मेंटेनेंस का रेट बन गया पर मशीन आर। ये रिपेयर मेंटेनेंस का ड्राइवर आ गया। अगला खर्चा सेटअप कॉस्ट, यानी बैच सेटअप कॉस्ट। इसका ड्राइवर कहां से लाएं जी? अवेलेबल में से क्या लग रहा है? बैच साइज। बैच साइज सेटअप कॉस्ट का ड्राइवर कल तक क्या था? एक बैच में कितने यूनिट्स होते हैं? फिर है लेबर। यार 2 सवाल करा दिए कल। बैच सेटअप कॉस्ट के लिए ड्राइवर नंबर ऑफ बैचेस, कल तो किया है। नंबर ऑफ बैचेस, कल वाले सवाल में 150 बैचेस थे। कल जो मैंने जो बोर्ड पे किया था, मैंने किया था ना, इसलिए याद दिला रहा हूं, उसमें 150 नंबर ऑफ बैचेस थे। तो सेटअप कॉस्ट यानी बैच सेटअप कॉस्ट का ड्राइवर नंबर ऑफ बैचेस। नंबर ऑफ बैचेस या एक बैच में कितने यूनिट्स हैं? नंबर ऑफ बैचेस। तो नंबर ऑफ बैचेस कितने? नहीं है ना। बैच साइज दिया हुआ है, यानी एक बैच में कितने यूनिट्स, तो नंबर ऑफ बैचेस। पहले प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स? 50,000 और एक बैच में 2500। दूसरे प्रोडक्ट के यूनिट्स 40,000 और एक बैच में 1000। तीसरे प्रोडक्ट के 30,000 यूनिट्स और एक बैच में 1500। एट 802। अच्छा, सवाल की प्लानिंग में बेटे दोबारा बताता हूं। सवाल में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैसे है, यह सवाल की रिक्वायरमेंट से पता चला। तो फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करना होता है? हर खर्चे का एक रेट निकालना होता है और फिर उस रेट को यूज करके प्रोडक्ट में इस्तेमाल करना होता है। यही तरीका है सवाल का। अब इस सवाल में एक मुश्किल काम क्या डल गया कि कल वाले सवालों में आपको ड्राइवर दिए हुए थे, एक बात, ड्राइवर खर्चे के साथ बताए हुए थे कौन सा है, और टोटल ड्राइवर भी बताया हुआ था। अब इसमें मुश्किल क्या हो रही है कि ड्राइवर भी खुद ढूंढने हैं और उनका टोटल भी खुद निकालना पड़ रहा है। तो सेटअप कॉस्ट के लिए ड्राइवर हो गए नंबर ऑफ बैचेस। टोटल सेटअप कॉस्ट कितनी? 24 मिलियन डिवाइडेड बाय 80, तो 3 लाख पर बैच। अगला खर्चा फ्यूल एंड पावर। तो ये तो अल मशहूर मशीन आवर्स। कितना खर्चा है? 99 मिलियन और डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स 27,500 पर मशीन आवर। नहीं है, ठीक नहीं है 27,500, यही है। अगला खर्चा अदर। अब अदर का ड्राइवर कहां से लाएं? तो फिर सवाल वाले ने खुद ही बता दिया कि जो अदर है इसको आप मशीन आवर्स पे बांट दें। ये लास्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है। तो अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स का ड्राइवर यही मशीन आवर। कितना खर्चा है? 34। नाइन फोर फोर चलें, काफी है। 44 पर मशीन आवर। ये हो गए एफओएच के चारों खर्चे, और उसने सेलिंग के सारे खर्चे भी एक्टिविटी पे बांटने को कहा है, तो उनके भी रेट ही चलेंगे आगे। चले यहां तक पहुंच जाए, फिर सेलिंग खर्चे करता हूं।
कैसे पता चल रहा है? मैंने बताया था ना सेटअप कॉस्ट क्या होती है, बैच सेटअप कॉस्ट होती है ना, तो इसके लिए नंबर ऑफ बैचेस नहीं होगा। नहीं, यही तो कह रहा हूं कि बैच सेटअप कॉस्ट, के बैच सेट करने की कॉस्ट, तो इसके लिए ड्राइवर नंबर ऑफ बैचेस नहीं लग रहा। अच्छा, ये जो बैच सेटअप कॉस्ट है, यानी बैच सेटअप करके ट्रे सजा के फिर आगे ओवन में रखना, तो इसका बैच ताल्लुक किस एक्टिविटी से बन रहा है कि कितनी दफा बैचेस सजाए, या कंफ्यूजिंग है? नहीं, क्लियर है। इसी तरह से मटेरियल खरीदने के खर्चे, परचेजिंग कॉस्ट, कितनी दफा खरीदा, तो परचेज ऑर्डर। तो ये जो सवाल कल किया था ना, 2 सवाल इनफेक्ट किए थे, वो ये, या एक मैंने इलस्ट्रेशन 1 छोड़ी हुई है, वो उस पर तो खुद कर सकते हैं। तो खर्चे पहचाने जा रहे हैं प्रोवाइडेड कि आपको खर्चे पता चल जाए कौन से। हाँ, अगर जैसे इलस्ट्रेशन 1 है ना, तो उसमें खर्चे ही बड़े डिफरेंट तरह के हैं, बड़े टिपिकल को पेंट इंडस्ट्री के खर्चे हैं, तो उस सवाल में फिर खुद कहा हुआ है कौन सा ड्राइवर है। अगर नॉर्मल बिजनेस के नाम हो तो वो तो स्टूडेंट प्रैक्टिस से पहचान लेगा, जैसे फ्यूल एंड पावर है मशीनरी की तो मशीन आर्ट्स, मशीनरी की रिपेयर मेंटेनेंस है तो मशीन आर्ट्स। तो अगर मुश्किल खर्चा हुआ ना तो फिर ड्राइवर खुद बताएगा। हाँ जी, एफओएच चले। सेलिंग ओवरहेड, सेल्स ऑर्डर के डिपार्टमेंट के खर्चे। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल आना चाहिए था कि ये एफओएच तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमने पिछले चैप्टर में चूंकि नाम ही उसका ओवरहेड्स था तो इसलिए हमने ओवरहेड्स ही पढ़े थे, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे थे। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सिर्फ यह कॉन्सेप्ट दिया गया है कि खर्चों को प्रोडक्ट से बराह रास्त लिंक किया जा सकता है, और किस रेशो में, जो उसका अपना बेस्ट कॉस्ट ड्राइवर बनता है। यह कॉस्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच है। तो इस अप्रोच के तहत प्रोडक्ट से रिलेट कर, प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल करने की बात नहीं कर रहा। जैसे इस सवाल में हमने हर प्रोडक्ट की अलग अलग इनकम स्टेटमेंट बनानी है ना, तो अगर हर प्रोडक्ट की अलग इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो उस प्रोडक्ट के फिर सेलिंग खर्चे भी अलग चाहिए होंगे। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उन सेलिंग खर्चों को भी प्रोडक्ट में बांटने का हेल्प दे रही है। ये कैसे पता चल रहा है? सवाल में लिखा हुआ है कि सेलिंग खर्चों को भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे शिफ्ट करना है। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? हर खर्चे का इंडिविजुअली हम प्रोडक्ट के साथ ताल्लुक निकाल सकते हैं किसी ना किसी ड्राइवर को बिठा के। नहीं मसला हुआ? हाँ भी जवान नहीं, नूर मेरी दरवाजा खोल दे, दोबारा पूछे। जो पहला टेबल है ना, पहला टेबल, उसमें आपको एग्जिस्टिंग जो साल गुजरा उसमें प्रोडक्ट वाइज मटेरियल लेबर एफओएच और सेल्स ओवरहेड ये भी प्रोडक्ट वाइज बता दिए हैं। नूर वो बैटरी के डब्बे का भी कह दें। अच्छा ठीक। ये जो पहला टेबल बना हुआ है ना, अच्छा सवाल स्टूडेंट का ये है, बाकी लोग इधर उधर निकल के अपना मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया। सवाल ये है कि पिछले चैप्टर में क्या बांटते थे एफओएच, इस चैप्टर में जो कल परसों नहीं कल 2 सवाल 3 सवाल किए उनमें भी ओवरहेड्स ही बांटे थे। तो ये आज मैंने सेलिंग खर्चे क्यों बांटने शुरू कर दिए, इस पे बात हो रही है। जो पिछला चैप्टर था उस चैप्टर का नाम ही हम फैक्ट्री ओवरहेड्स लेके चले थे। उस चैप्टर में डिस्कशन ही फैक्ट्री के पीडीज एसडीज की हो रही थी, तो उसमें तो एफओएच ही थे। पिछले चैप्टर में एफओएच थे, पक्का एफओएच थे, और उसमें हम लोग एफओएच को प्रोडक्ट्स की कॉस्ट का हिस्सा बनाते थे, लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट तक पहुंचाते थे डिपार्टमेंट्स के रास्ते से। यह पिछला चैप्टर था। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यह है कि अगर हम हर प्रोडक्ट का अलग खर्चा जानना चाहें तो हर खर्चे को टोटल करके प्रोडक्ट में बांटने की बजाय हर खर्चे को अलग अलग गाड़ी में बिठा के बांटा जा सकता है, प्रोवाइडेड कि हर गाड़ी का एक ड्राइवर हो। यह एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। अब जब यह रास्ता खुल गया ना
कि हर खर्चे को प्रोडक्ट वाइज बांट सकते हैं, बस गाड़ी और ड्राइवर होना चाहिए, तो फिर उसमें एफओएच भी आएंगे और सेलिंग वाले कहेंगे हमें भी आने दो, तो वो भी आ सकते हैं। अब ये बात साबित कैसे हो रही है कि सेलिंग खर्चों को भी ऐसे ही करना है? इस सवाल में आपको पहले टेबल में प्रोडक्ट वाइज कॉलम दिए हुए जिनमें एफओएच भी है और सेलिंग ओवरहेड्स भी हैं, तो उनको भी प्रोडक्ट वाइज तो बांटा ही हुआ है ना। और अब वो इसके नीचे वाले पैराग्राफ में दोनों की बात कर रहा था कि फैक्ट्री ओवरहेड को वो लेबर आवर्स में बांटता है, सेल्स ओवरहेड्स को सेल्स यूनिट्स में बांटता है। हाउएवर वो अब इसको एक्टिविटी बेस्ड में लाना चाह रहे हैं, तो दोनों ही की बात हो गई। फिर आपको दूसरे टेबल के अंदर सेल्स ऑर्डर की भी इंफॉर्मेशन मिल गई, सेल्स ऑर्डर का ड्राइवर मिल गया। फिर आपको ब्रेकअप बता दिए एफओएच और सेलिंग ओवरहेड्स के भी। फिर लास्ट पैराग्राफ में कह दिया कि जो अदर सेलिंग ओवरहेड्स रह जाएं, ये चूंकि छोटे मोटे हैं तो इनको मशीन आवर्स में बांट देना, यानी सेलिंग खर्चों को भी बांटने की बात हो रही। तो इससे पता चल रहा है कि हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एफओएच पे तो लगानी ही है, सेलिंग खर्चों पे भी लगानी। तो वो सारे सेलिंग खर्चे ही है ना मार्केटिंग वाले। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने जब ये कह दिया ना कि हर खर्चा डायरेक्ट अपनी गाड़ी लेके प्रोडक्ट तक जा सकता है, तो फिर जिस खर्चे के पास भी गाड़ी और ड्राइवर होगा वो चला जाएगा। हाँ जी, सेलिंग खर्चों में क्या आ गया? ये ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट के खर्चे हैं। इसके लिए क्या ड्राइवर ढूंढ लें? सेल्स ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट। सेल्स ऑर्डर ना होना तो नंबर ऑफ सेल्स ऑर्डर चाहिए था, लेकिन आपको नंबर ऑफ सेल्स ऑर्डर नहीं बताए हुए। हाँ जी, एक सेल ऑर्डर की अमाउंट बता दी, तो नंबर ऑफ सेल ऑर्डर कैसे निकाल लें? टोटल सेल्स को इससे डिवाइड कर लें तो नंबर ऑफ सेल ऑर्डर आ जाएंगे। करके दोबारा बताता हूं, ये बात करके दोबारा बताता हूं। पहला प्रोडक्ट कितने यूनिट्स बेचे? एक कितने का बेचा? 10,000 रुपए का। ये क्या चीज बन गई? ये उस प्रोडक्ट की टोटल रुपी सेल्स बन गई। एक ऑर्डर 5 मिलियन रुपए का होता था, तो अब क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ सेल ऑर्डर। दोबारा 5 मिलियन नहीं, अगर आपको यह बताया होता कि एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ सेल ऑर्डर कैसे निकालते? टोटल यूनिट्स को उस एक ऑर्डर के यूनिट से डिवाइड करता। लेकिन ये 5 मिलियन यूनिट्स नहीं है, ये है एक ऑर्डर में इतने यूनिट्स होते हैं जिनकी सेल वैल्यू 5 मिलियन बनती है। तो फिर मैं 50,000 को डिवाइड नहीं करूंगा, 50,000 रुपए की 50,000 यूनिट्स की टोटल सेल वैल्यू को डिवाइड करूंगा, यानी पूरे साल की अमाउंट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एक ऑर्डर की अमाउंट ऑफ सेल्स। तो इससे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकलेंगे। और यही वाला सलूक अगले प्रोडक्ट के साथ। कितने यूनिट्स हैं? 40,000। कितने का? 12,000 का। अच्छा, ये सवाल जिनको मुश्किल लग रहा है, तो ये मैं आपको याद दिला दूं तो कि हाँ ये पेपर मुश्किल था। हाँ ऐसा ही है, इसीलिए पेपर मुश्किल था, इसके सारे सवाल मुश्किल थे। स्प्रिंग 24 का इन्वेंट्री भी किया था, मुश्किल था। और उसके वजह से सिर्फ कंपनसेट करने के लिए जो भी तरीका किया होगा, पता नहीं क्या किया होगा, मैंने शुरू में आप लोगों को कहा भी था कुछ ना कुछ होगा, तो देखो 40% लोग पास हो गए। जी क्या जी? इधर है, कौन है, क्या है? 5 मिलियन को क्या करूं? 5 मिलियन एक ऑर्डर की अमाउंट है ना, एवरेज अमाउंट ऑफ सेल्स ऑर्डर। जब हम एवरेज कह रहे हैं तो उसका मतलब एक सेल ऑर्डर, तो टोटल इतने रुपए की सेल्स और इतने रुपए का एक ऑर्डर की अमाउंट, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकलेंगे। नहीं, तीसरा प्रोडक्ट कितना? 30,000 इंटू 14,000, 240। तो इसके लिए टोटल कितना है? ये 6 मिलियन रुपए डिवाइडेड बाय 240, 25,000 रुपए पर ऑर्डर।
अच्छा, मैं एक प्रोडक्ट की इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा और बाकी दोनों की बस वैल्यूज बदल के, वो फिर आपका होमवर्क है, लेकिन करना है। कल से मैं इंशाल्लाह प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू कर दूंगा। ये चैप्टर खत्म हो गया, बस यही था इसमें। खर्चों को गाड़ियों में बिठा के ड्राइवर के साथ भेजना ही था। हैं? अगला खर्चा डिलीवरी एक्सपेंसेस, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना उन्होंने, ये स्टूडेंट की आसानी की है ड्राइवर पहचानने के लिए। इन्होंने कहा है जी कि हर यूनिट सेम साइज सेम वेट का है, तो डिलीवरी एक्सपेंसेस यानी कस्टमर को चीजें डिलीवर करना, खर्चे, ये डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं, कस्टमर को चीजें पहुंचाना। कोरियर चार्जेस हो सकते हैं, है ना, कोरियर चार्जेस हो सकते हैं, जिस ट्रक में पहुंचा रहे हैं उस ट्रक वाला चार्जेस ले सकता है। हर प्रोडक्ट का हर यूनिट एक जैसा वजनी है, एक जैसा साइज का है, तो क्या ड्राइवर बनेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स। देखें, डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स के यूनिट्स पहुंचाना, और यूनिट्स सब एक जैसे हैं, सेम साइज सेम वजन, यानी हर एक के पहुंचाने का खर्चा एक ही होगा ना। तो किस प्रोडक्ट को कितना खर्चा बंटना चाहिए? जितने ज्यादा यूनिट्स बिके होंगे। तो इसका ड्राइवर क्या बना? यूनिट्स सोल्ड। तो डिलीवरी एक्सपेंसेस का खर्चा 54 मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। एक के हैं 50, दूसरे के हैं 40, तीसरे के हैं 30। अच्छा, वैसे ये तो मैंने तकल्लुफ ही कर लिया, ऊपर दिया हुआ है, पहले टेबल में दिया हुआ है। कितना है? 120। इसका मतलब सही तकल्लुफ कर रहा था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 जी। 450 पर यूनिट। ये सेल ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट और डिलीवरी एक्सपेंसेस के ड्राइवर पहचानने में भी अभी भी कोई कंफ्यूज्ड? चलें, कमीशन का ड्राइवर पहचानते हैं। हम एजेंट को कमीशन दे रहे हैं, तो इसका बेस्ट रिलेशन किस चीज से बनता है? सेल से। दूसरा सवाल, सेल्स के यूनिट्स या सेल्स की वैल्यू? अच्छा, चलें चलें और आसान करता हूं। अगर यूनिट्स हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर प्रोडक्ट की पर यूनिट कमीशन एक ही है। तो अब सोचें, एक प्रोडक्ट जो 10,000 रुपए का बिकता है और एक जो 14,000 का बिकता है, तो एजेंट को क्या चार्म है कि वो 14,000 वाले का बेचे? तो सेल प्राइस ज्यादा बेहतर है कि नंबर ऑफ यूनिट्स? अमाउंट, क्योंकि अमाउंट अलग अलग है ना। तो जो ज्यादा महंगा होगा उस पर कमीशन ज्यादा होगी, तो उसको ज्यादा फायदा है। और अगर आपको ये बात मुश्किल लग रही है तो मैं आपको वैसे बता देता हूं कि सेल्स कमीशन आपको जहां भी कॉस्ट में भी काफी सारी मिलेगी, वो हमेशा एक परसेंटेज की शक्ल में होती है। तो जो परसेंटेज होती है वो अमाउंट पे लगाएंगे तो आंसर रुपए में निकलेगा ना। तो इसलिए सेल्स कमीशन हमेशा परसेंटेज ऑफ अमाउंट हुआ करती है। अब यहां पर कैसे पता चल रहा है? नहीं, बच्चा पूरा कॉस्ट पढ़ के जाएगा तो उसको पता होगा कि सेल्स कमीशन होती ही परसेंटेज ऑफ अमाउंट है। तो इसलिए इसके लिए ड्राइवर क्या बना ले? सेल्स की अमाउंट। तो सेल्स की अमाउंट या सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू टोटल सेल्स वैल्यू को कहते हैं। तो वो ये है, ये ऊपर वाला 50,000 इंटू 10,000, ये इस एक का सेल्स रेवेन्यू बन गया। 40,000 इंटू 12,000 और 30,000 इंटू 14,000। कोई बात नहीं, मिलियन में बता दें। 50 नहीं, सही नहीं है। कितना? ये तो कमीशन के ड्राइवर से डिवाइड करें, कमीशन कितनी है?
70 मिलियन डिवाइडेड बाय 1400 मिलियन। अच्छा, अब ये 1400 मिलियन क्या है? यूनिट्स, अमाउंट। 70 मिलियन रुपए, 1400 मिलियन रुपए, तो आंसर क्या है? अरे अभी तो कहा था सेलिंग कमीशन क्या होती है? परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो ये 5% ऑफ सेल्स। और आखिरी खर्चा अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो इसको सवाल वाले ने कहा है कि मशीन आर। कितने हैं? 14 मिलियन डिवाइडेड बाय 36,000 पर आर। तो ये हमने हर खर्चे का रेट बना लिया। अब ये हो गई सारी मेहनत। अब हमने सिंपली यूनिट्स के प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई करना है और इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, यहां तक नोट कर लें। इसमें कुछ चीज पूछनी है बेटे तो पूछ लें, इसको पक्का कर लें, फिर मैं आगे इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं। किसी ड्राइवर पे एतराज है तो वो भी बता दें, किसी कैलकुलेशन पे एतराज है तो वो भी बता दें। हाँ जी, बड़ा सवाल 10 नंबर, सही है बात आपकी। ये सारा पेपर ही मुश्किल था। हाँ, 2-3 सवाल बहुत आसान थे। ओवरहेड का आसान सवाल था, प्रोसेस कॉस्टिंग एक चीज पढ़ाऊंगा वो भी आसान था, और एक कोई और आसान था बस। सारे मुश्किल, दोनों अखीर मुश्किल थे। हैं जी, ये वाला ये मुश्किल कह सकते हैं। देखिए, मुझे तो ये पेपर सारा का सारा ही स्टूडेंट के तौर पे मुश्किल ही लगा है, लेकिन मैं जिन सवालों को पेपर सोल्यूशन आने से पहले हाथ डाल रहा हूं, उससे सोल्यूशन तो नहीं आया, तो मैं उन पर कॉन्फिडेंट हूं तो हाथ डाल रहा हूं। है, कल आया होगा फिर। जल्दी जल्दी। अब हम इनको इस्तेमाल करते हैं और प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। और 2 इनकम स्टेटमेंट बनानी है, एक एग्जिस्टिंग और एक एक्टिविटी के बाद। और पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट क्या है, जे। पहले प्रोडक्ट जे सॉल्व कर रहा हूं। इनकम स्टेटमेंट एग्जिस्टिंग अप्रोच, एग्जिस्टिंग अप्रोच के तहत इनकम स्टेटमेंट। और फिगर्स मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बड़ी आनी है, तो थाउजेंड्स करना है थाउजेंड्स कर ले, मिलियन करना है मिलियन कर ले, और मैंने अब मिलियन कर लिया। हाँ जी, सेल्स एग्जिस्टिंग निकाल रहे हैं हम। सेल्स कितने यूनिट्स, कितने का एक? 50,000 यूनिट्स और 10,000 का एक जी, 500। और क्या क्या माइनस करूं? मटेरियल लेबर भी तो है, तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का तो रोला ही कोई नहीं है, तो वो तो आपको गिवन है 100 और लेबर 50। इनफैक्ट एफओएच भी गिवन ही है। लो, ये तो मामला ही खत्म हो गया। सेलिंग ओवरहेड्स भी गिवन है, एफओएच 80 और सेलिंग ओवरहेड्स 60, तो प्रॉफिट आ गया जी 210।
इधर ही होगा। सेल्स 500, मटेरियल FOH, रिपेयर मेंटेनेंस। रिपेयर मेंटेनेंस का ड्राइवर क्या है? तो 750 पर मशीन आर, ये इसका रेट था। इसको कर लेते हैं यूज। क्या करूं आगे बताएं? 0.18 50,000 6.75। सेटअप कॉस्ट 3 लाख पर बैच। तो इस 3 लाख को किससे मल्टीप्लाई करूं? नंबर ऑफ बैचेस। ये कैसे निकलेगा? ये ऐसे, ठीक है, ये 20 बैचेस बनते हैं। हाँ जी 60 0.6 है, 6 है, 60 है, क्या है? 6। अगला खर्चा फ्यूल एंड पावर, ये यही 3 आवर्स। फ्यूल एंड पावर का रेट क्या है? 2750 पर मशीन आवर। तो ये 0.18 और 50,000 24.75। हर खर्चे का ड्राइवर के साथ रेट निकला और प्रोडक्ट में यूज हुआ। चौथा अदर, तो ज्यादा मेहनत वहां थी। अदर फिक्स्ड, ये भी मशीन आवर्स वाला ही है। तो 944 पर मशीन आवर इनटू यही 8. ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट के खर्चे 25,000 पर ऑर्डर, और मल्टीप्लाई करो उसे नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो 25,000 पर ऑर्डर है। और देखें इसकी सेल्स है पूरी 500 मिलियन। एक ऑर्डर कितने का होता है? 5 मिलियन। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए ये। इसकी टोटल सेल्स 500 मिलियन रुपए की है। एक ऑर्डर 5 मिलियन रुपए का होता है, तो 100 ऑर्डर हो गए ना इसके? नहीं, 2.5। दूसरे टेबल में या तीसरे में पता नहीं, एवरेज सेल ऑर्डर की अमाउंट दी हुई है। जे प्रोडक्ट की 5 मिलियन लिखी हुई है। तो अगर जे का एक ऑर्डर 5 मिलियन रुपए का होता है तो टोटल 500 मिलियन रुपए की सेल्स में 100 ऑर्डर्स दिए होंगे। अगला खर्चा डिलीवरी एक्सपेंसेस। ये 450 क्या था? पर यूनिट। तो 450 इंटू 50,000 जी 20। कमीशन क्या है? 5% ऑफ सेल्स। तो इसकी सेल्स कितनी है? 500 मिलियन का 5%, 25। और आखिरी, ये लाइन नजर आ रही है नूर? अदर फिक्स्ड कितने? 389 पर मशीन आर। तो ये साथ भी वही सलूक हो जाएगा, इंटू 0.18 इंटू 50,000।
3 तो नेट प्रॉफिट आ गया 250 ये है जी प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट जे, अब सिर्फ ये यूनिट्स और ये पर यूनिट आवर्स ये बदलने हैं, बाकी ये 750, 3,27,50 ये ऐसे ही रहना है। तो प्रोडक्ट बाकी दोनों और ये भी, ये तो मैंने किया है। यही सवाल आपका होमवर्क है जी। अब बस हमने लिख के दिखा दिए ना, और तो ये कंपेयर हो गया। वैसे अगर एक लाइन और लिखनी है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जे का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कल मैंने क्या बात की थी? जुल्म पे बात की थी ना। हाँ, चलें, आज तो इतनी हैवी डोज हो ही जानी है शाम में। अच्छा, जिन्होंने आना हो आए, वेलकम, जरूर आए। मैंने 4:30 रखा है यहां पर। और इस सब के लिए ना, ये ना क्लास में देखो बेटे, मैं आपको ये हदीस सुनाना, कॉस्ट पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, कॉस्ट चलेगी, लेकिन साथ साथ कोशिश बस सिर्फ ये कर रहा हूं कि आपको ना इन 3-3.5 महीनों में जितना झंझोड़ सकूं। और उस झंझोड़ने का एक तरीका तो ये रोज का एक 2-4-5 मिनट की हदीस है, और कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते बाद कोई 1 घंटे की टॉक तकरीबन झंझोड़ने के लिए। तो जो लोग सामने बैठे हों तो उनको सामने पकड़ के झंझोड़ लेंगे, जो ना सामने आना चाहे, मैंने कल शायद बताया था, नहीं बताया था, हाँ, तो उसमें ना पहले भी पिछले 4 साल में मैंने जितने भी किए हैं आप लोगों के लिए ही, तो मैंने उस पर रखे हुए हैं। और अगर कोई नहीं, लाइक सब्सक्राइब नहीं, टाइम निकाल के तो सुनना जरूर, क्योंकि आप लोगों के लिए सारी मेहनत की हुई है। तो अगर किसी को कोई बात क्लिक कर जाए, कुछ दिल के अंदर आखिरत की फिक्र आ जाए तो बहुत है। ठीक है जी, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।